नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और ठीक 2 बजे हम देश के 4 अलग-अलग शहरों से आपके लिए खास खबर लेके आए हैं। दिल्ली से मैं, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, लखनऊ से पंकज झा और पटना से प्रभाकर अलग-अलग खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की खबर हम आपके सामने संक्षेप में रख देते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ मौजूद हैं। कोशिश ये है कि सभी संगठनों को वक्फ कानून के खिलाफ एक मंच पर लाया जाए और देश में सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाए। इस खबर को विस्तार से बाद में बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मुद्दे को लेकर एक तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक तरफ नई शिक्षा नीति के तहत वे प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को बाध्य करने के लिए जो है एक तरह से बाध्य हैं हिंदी को अनिवार्य करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं लखनऊ की खबर के लिए पंकज के पास। अखिलेश यादव इस समय समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक बैठक कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से अखिलेश यादव एक ही मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि जिन आरोपों के चक्कर में आज से 7 साल 8 साल पहले उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी, यानी उन पर यादववाद का आरोप लगा था, और अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यूपी पुलिस में थानेदारों की तैनाती को लेकर ठाकुरवाद का आरोप लगाते हुए उन्हें दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटे हुए हैं। कैसे और क्यों और क्या होंगे इसके राजनीतिक नफा नुकसान, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। फिलहाल चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद पंकज। तो हम बात करेंगे बिहार में एनडीए ने जो विकास योजनाओं की झड़ी लगाई है। हम बात करेंगे भाजपा के बड़े नेताओं के लगातार हो रहे बिहार दौरे की, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम बात करेंगे कि ये विकास योजनाएं खासकर वैसे क्षेत्रों में क्यों डाली जा रही हैं जहां पिछले चुनाव में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। क्या इसका संबंध सीधा चुनाव से है, और अगर चुनाव से है तो क्या इसका असर चुनाव पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसी मुद्दे पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां विकास हमारे अपने समाचार पे विस्तार से बात करेंगे। या बिल्कुल प्रभाकर, शुक्रिया आपका। देखिए, वक्फ कानून को लेकर अदालत से लेकर सड़क तक लगातार मुस्लिम समुदाय वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोर्ट में इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो सड़क पर इसकी राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम मुस्लिम संगठनों के नेता मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनके नेता यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, विरोध की साझा रणनीति बनाने के लिए, और एक मंच पर सभी संगठनों को लाने की गरज से ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी। जो कुछ बयान थे वो सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई से लेकर सड़क पर जोरदार प्रदर्शन करने तक ही नहीं सीमित रहे, बल्कि कुछ नेता यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो भी लांघ गए। उन्होंने अपने इस आंदोलन के लिए सभी मुसलमानों को न केवल आह्वान किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आजादी की ये दूसरी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को, वक्फ कानून के खिलाफ जो लड़ाई कानूनी रूप से अदालत में लड़ी जा रही है, उसको सड़क पर उतार कर एक नेता जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनका नाम है रफुद्दीन अशरफी, उन्होंने इस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई घोषित कर दिया है। ये उनका विवादास्पद बयान है, ये हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है, उस बैठक में किस नेता ने क्या कुछ कहा है। देखिए, लगातार जो बैठक चल रही है वो उस कानूनी लड़ाई को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत सड़क पर भी उतारने की कोशिश है, ताकि सरकार इससे दबाव में आए। आपको याद होगा 2 दिन पहले हैदराबाद में बड़ा जलसा हुआ था और वहां पर तमाम मुस्लिम संगठनों ने हजारों की तादाद में हैदराबाद में एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद अलग अलग शहरों में छोटी बड़ी
मुस्लिम समुदाय की बैठक होती रही जो कि वक्फ कानून के खिलाफ है। वक्फ कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, उसमें केंद्र सरकार ने इस कानून पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। अगली सुनवाई इस मामले पर 5 मई को होनी है। उससे पहले सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि वक्फ कानून की जो विवादास्पद धाराएं हैं, जिन पर मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा आपत्तियां हैं, उनको लागू नहीं किया जाएगा। जैसे वक्फ वाइड यूजर, इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो संपत्तियां जो नोटिफाई नहीं है, उनको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा या उनको जब्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो वक्फ बोर्ड के तहत नए सदस्यों की नियुक्ति होनी है, उन सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार नहीं करेगी। तो इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन इस 7 दिन के वक्त के दौरान ही जो मुस्लिम संगठन है वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बना रही है। हम आपको सुनवाते हैं रफउद्दीन अशरफी, जो कि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। अवामी राय को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, अवामी राय हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, चूँकि एक जमहूरी मुल्क में अवाम की राय की कीमत होती है, इसलिए हम इस तरह अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। मकसद ये है कि मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा की जाए और मकसद ये है कि हम अपनी डिमांड गवर्नमेंट से ये बात करते रहें कि ये कानून हमको मंजूर नहीं है, इसलिए उसको वापस लिया जाए। हमारी डिमांड है टोटल वक्फ एक्ट को रिजेक्ट कर देगी, और जब तक वो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस पर खूब बहस करने के लिए तैयार हैं। उसकी कोई एक आर्टिकल बता दे जिसके जरिए से वक्फ को सपोर्ट का या उसको प्रोटेक्शन मिलता हो। जो सजा का प्रावधान था वो तो निकाल दिया, जो जुर्माने का था वो भी निकाल दिया, कहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक पर कानूनी प्रतिक्रियाएं भी माफ कीजिएगा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। मनोज झा, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते। यहाँ पर आने का मकसद एकमात्र था, ये हिंदुस्तानी पहचान का मामला है। जो संविधान और आईन कहता है उसके हिसाब से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 26, जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोशिश की थी, सवाल पूछे, उस सॉलिडारिटी के लिए आया। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान का कानून को नहीं मानते हैं, या इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? तो इस तरीके से छोटा छोटा झूठ, जो बहुत नीचे स्तर का झूठ, जो कहना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, इस प्रकार का झूठ इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी की मस्जिद नहीं छीनी जा सकती, जो वक्फ की वैध संपत्ति उसको भी नहीं छीना जा सकता। वक्फ वाइड यूजर या फिर वक्फ की ऐसी संपत्तियां जो नोटिफाई नहीं है, उनके खिलाफ ये कानून बना था ताकि किसी की भी संपत्ति को वक्फ नहीं घोषित किया जा सके। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्फ कानून के बहाने मुस्लिम संगठनों को इकट्ठा करके सड़क पर एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। सड़क पर उतरकर एक संग्राम करने की कोशिश भी क्या की जा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बैठक में जो शामिल तमाम जो नेता थे, उनके बयान जो है वो बेहद जो है विवादास्पद है। ऐसे ही एक शख्स है मोहम्मद सुलेमान, जो कि इंडियन नेशनल लीग के सदस्य हैं, और उन्होंने कहा है, वो आपको हम सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने कहा ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं।
यहाँ तक तो ठीक था। उन्होंने आगे कहा कि क्रांति आएगी, जालिमों को बहाकर ले जाएगी, पूरा मुल्क खड़ा होगा और जीत हमारी होगी। तो इस तरह के जो विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से जो दो समुदायों के बीच जो है वैमनस्य बढ़ सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की इस बैठक में जो विवादास्पद बयान है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस लड़ाई को सड़कों पर निश्चित रूप से हिंसात्मक बना भी सकते हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय होगा आने वाले समय में, और इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से, सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसी की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती, किसी की मस्जिद नहीं छीनी जा सकती। जो अवैध संपत्तियां हैं, जो अवैध दावे हैं, उन पर कार्रवाई के लिए ये कानून बना है। तो इस तरह से हम आपको अब सीधे ले चलते हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में। हमारे सहयोगी राजीव रंजन है, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, हमने देखा कि किस तरह से ये बैठक बुलाई गई मुस्लिम संगठनों को एकजुट करने के लिए, लेकिन इस बैठक में जो तमाम लीडर्स हैं अलग अलग मुस्लिम समुदायों के, उनके जो बयान हैं वो बेहद भड़काऊ है। देखिए, चिंता करने वाले बयान कुछ ज़रूर हैं, लेकिन आपको बताएं कि यहाँ जो लड़ाई जो है केवल जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ सम्मेलन में मुस्लिम संगठन ही नहीं है, बल्कि जो विपक्षी जो दल हैं उनके यहाँ नेता भी पहुँचे हुए हैं। और इस लड़ाई को जो है कहीं सरकार बनाम विपक्ष करने की कोशिश हो रही है। यह भी बताने की कोशिश हो रही है कि ये लड़ाई केवल एक अकेले मुसलमान की नहीं है, कि बल्कि बड़ी अच्छी तादाद में जो हिंदू लोग हैं वो उनके साथ हैं। और कई ऐसे नेता जो यहाँ पर आपको मंच पर बात कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि सरकार की जो नीयत है, वो जो वक्फ के नाम पर जो ज़मीन है उस पर कब्जा करने की है। कलवे जमात जिस तरह की बातें कर रहे थे, जो सिया धर्मगुरु लखनऊ की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इमाम बाड़ा जो है वो डीएम के कब्जे में, सरकार के कब्जे में, लेकिन वहाँ एक भी पैसा जो गरीब मुसलमान है उनके हित में खर्च नहीं किया जाता है। तो सरकार का जो तर्क है और ये जो तर्क यहाँ जो आपको तालकोटा स्टेडियम सुनने को मिल रहा है, दोनों तर्क में बिल्कुल अंतर है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ से मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि छोटे छोटे जगहों पर जाएं, यहाँ से लोग जाएं और अपने अपने लोगों को बताएं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा, जितने सारे मंच पर लोग हैं वो सब इस बात को मानेंगे। इस बात को बार बार बताया जा रहा है। सपा के नेता जैसे धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो फैसला करेगा वो उनको मान्य होगा। और कहीं न कहीं जताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी और जो सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल जो पास किया गया है वो मुसलमानों के हित में नहीं है। ये यहाँ से नैरेटिव मंच से देने की कोशिश हो रही है। लेकिन राजीव रंजन, एक बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर जो मौजूद तमाम नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त मिला है। तो ऐसी सूरत में सड़क पर उतरकर सरकार के इस कानून के खिलाफ आह्वान करने का क्या मतलब है? देखिए, सीधा मतलब है कि सरकार पर दबाव डालना है कि आपने जो कानून बनाया है, वक्फ संशोधन बिल बनाया है, हम उसके पक्ष में नहीं है। और कहीं न कहीं यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो चुनाव आ रहा है, मसलन आप बिहार की बात करें तो 6-7 महीने बाद बिहार में चुनाव होने जा रहा है। तमाम नेता यहाँ पर ये मुस्लिम लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि बिहार चुनाव आ रहा है और कि जो सरकार है, जो एनडीए सरकार जो है वहाँ पर उनको आप सबक सिखाएं। साफ कर रहे हैं कि जो बिहार में जो सरकार बन रही है उसको आप सफाई करें। यानी मैसेज साफ है, जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है वो हमारे साथ है। कहीं न कहीं इसी मन से जो नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, चंद्रबाबू नायडू पर भी निशाना साधा गया, बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। तो कहीं न कहीं सारे विपक्षी दलों की बात करें, विपक्षी लोगों की बात करें, इस ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जरिए जो है उनको साधने की कोशिश है, उनको एकजुट करने की कोशिश है। राजीव, पहले कहा जाता था ना कि चुनाव है इसलिए सीमा पर तनाव है, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं और जिस तरह से वहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी है और जिन जिन राज्यों में चुनाव है अगले 2 साल में, वो सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव है इसलिए मुसलमानों में तनाव है। ऐसे बुजुर्ग को देखा था कि बड़ी से बड़ी
कह सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ सीधा मकसद ये है कि ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन साथ में जो मुस्लिम के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं छोटे छोटे जगहों में, उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। और बीच में इस तरह की कई सारे बातें निकल के आई कि कई सारे जो मुस्लिम उलमा की तरफ से निकल के वक्फ संशोधन बिल उनके लिए अच्छा है, उनकी ये भी कोशिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है उनकी अगुवाई में ये लड़ाई लड़ा जाएगा। वो अगर दिन को दिन कहते हैं तो दिन कहा जाएगा, रात को रात कहते हो तो रात कहा जाएगा, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा। यहाँ जितने सारे लोग आए हुए उनका ये कहना है कि हम उनकी बात को मानेंगे और ये लड़ाई जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तले लड़ी जाएगी। और सड़क से लेकर संसद तक, संसद में हालांकि उन्होंने लड़ाई लड़ी लेकिन संसद में बहुमत नहीं था, हार जरूर गए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ तो दूसरे समुदाय के लोग बड़ी तादाद में हिंदुओं की बात करें, सिख की बात करें, और कहीं ना कोशिश जो है बीजेपी बनाम विपक्ष की है। और इसको चुनावी राजनीति में जो यहाँ से जो मैसेज जो है वो बिहार को देने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ चुनाव में आने वाले 6-7 महीने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका। राजीव बता रहे थे कि जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुस्लिम संगठनों को बुलाया है, उसकी गरज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसको सड़क पर भी लड़ा जाए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। संसद में ये लड़ाई जो मुस्लिम संगठन है, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो हार चुके हैं। तो अब जब चुनाव आ रहा है तो उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में भी मौजूद। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा एनडीटीवी पर आप सबसे पहले हासिल करेंगे। अगली खबर के लिए चलते हैं मुंबई, जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम है। लोग अपनी बात दूसरे से भाषा के जरिए कहते हैं, एक दूसरे से संपर्क का माध्यम है भाषा, लेकिन ये राजनीति का भी औजार है। हमने भूतकाल में देखा कि कई राज्यों में भाषा को लेकर राजनीति हो चुकी है, और वही अब हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीते चंद दिनों से हिंदी विरोध का मुद्दा छाया हुआ है, और ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक हिंदी का पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। अब इस फैसले के आने के बाद में तमाम राजनीतिक दल, खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं, शिवसेना या कांग्रेस, और इसके साथ साथ राज ठाकरे की एमएनएस, जिसका कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, वो भी विरोध में आ गई है, या ये कहें कि राज ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा इस मुद्दे का विरोध कर रही है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरह से चक्रव्यूह में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें वो बाध्य हैं हिंदी को अनिवार्य करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राज ठाकरे की पार्टी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खत भी लिखा है और कहा है कि इस तरह के फैसले के जरिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, इस तरह के फैसले से हिंदू बटेंगे। इसके अलावा शहर भर में पोस्टर वगैरह लगाकर भी विरोध किया जा रहा है। एमएनएस ने ये नारा दिया है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं, और इसलिए हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक एमएनएस का कहना है कि अगर हिंदी को आप अनिवार्य करने की बात करते हैं तो देश भर के लोग महाराष्ट्र में आकर अपना रोजगार हासिल करते हैं, ऐसे में देश भर में मराठी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बैनरों का सहारा लिया और कहा कि हिंदी लोगों को जोड़ने वाली भाषा है और इससे दुराव ठीक नहीं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी और उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो 3 भाषाओं का फॉर्मूला है उसमें जो मराठी भाषा है वो तो पहले से ही कंपलसरी कर दी गई है, पहले से ही स्कूलों में अनिवार्य है। अब जो दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी के बजाय वो चाहें तो दूसरी भाषा भी रख सकते हैं, गुजराती रख सकते हैं, कन्नड़ रख सकते हैं, मलयालम रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, लेकिन उनके जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता उस पैमाने पर नहीं है। हिंदी के शिक्षक तो मिल जाएंगे लेकिन इन भाषाओं के शिक्षक इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, और इसीलिए दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला उन्होंने लिया है। तो इस पूरे मामले पर किस तरह की राजनीति हो रही है और इसके क्या मायने हैं, किस पार्टी को कितना फायदा इससे पहुंच रहा है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मयूर परीख के पास में। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पूर्व सहयोगी हैं। मयूर, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बीएमसी चुनाव से कुछ महीनों पहले ही ये जो भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ है, इसका फायदा किस पार्टी को होता नजर आ रहा है आपको?
देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाषा के मुद्दे को लेकर पहले एक बार वोट बटोर चुकी है। आप याद करें, इसके पहले 2 चुनाव से पहले एमएनएस ने जमकर उत्तर भारतीय बनाम मराठी ये मुद्दा बहुत ही प्रभावी रूप से मुंबई शहर में चलाया था और उसका उन्हें पूरी तरह से फायदा भी मिला। अब जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अगले 6 महीने में होने के आसार हैं, एमएनएस पार्टी के पास न कोई सांसद है, न कोई विधायक है। मुंबई महानगर पालिका में इस समय एक भी कॉरपोरेटर भी नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के अभाव में प्रभावशाली रूप से जनता के साथ किसी न किसी मुद्दे को लेकर सीधे कनेक्ट होने के अलावा एमएनएस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके नाम में ही महाराष्ट्र है, अगर वो मराठी अस्मिता की बात नहीं करेगी तो महाराष्ट्र में भला और कौन करेगा। और यही उनकी मूलभूत रूप से वोट बैंक है। और इसीलिए एमएनएस एक बार फिर वही मुद्दा, एक बार फिर वही बात लोगों के सामने ले जाना चाहती है। लेकिन मुंबई शहर में इस समय का माहौल जो है वो मराठी बनाम हिंदी या फिर महाराष्ट्रियन बनाम उत्तर भारतीय, ऐसा इस समय नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा लाभ, चुनाव भी कब होगा मुंबई महानगर पालिका का कहना कठिन है। 6 महीने में होगा या नहीं होगा नहीं बता सकते। ऐसे में मुद्दा ये एक मुद्दा बनकर ही रह जाएगा। लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा सड़क के ऊपर आंदोलन हो, एमएनएस कर सकती है, लेकिन आम जनता तेजी से जुड़े, ऐसी इस समय कोई संभावना नहीं दिख रही। नहीं, इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस की स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई शहर की अगर बात करें तो मुंबई में जो गैर मराठी वोटर है, खास करके उत्तर भारतीय वोटर है, उसको साथ लेने की कोशिश लगातार देवेंद्र फडणवीस करते आए हैं। कई उत्तर भारतीय नेताओं को भी, जैसे कृपाशंकर सिंह, राजन सिंह, इनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बीच में उस तरह के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे कि हिंदी भाषी वोटर जो है साथ में आए। और ऐसे में ये फैसला जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हिंदी भाषियों को साथ हासिल करने के लिए जो है एक प्रयास के तौर पर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके चक्कर में कहीं वो मराठी भाषी वोट जो है वो उनके हाथ से ना निकल जाए। देखिए, मुंबई शहर की अगर आप बात करते हैं तो मुंबई शहर में वोट बेस जो है उसका पैटर्न बहुत ही अलग है। यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं, यहाँ पे गुजराती वोटर्स हैं, यहाँ पे साउथ इंडियन वोटर्स हैं और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन वोटर्स हैं। और जब बात आती है नॉर्थ इंडियन के वोटिंग की, तो देखिए एक भी पार्टी ऐसा नहीं है जो कि इन्हें प्रभावी रूप से इन्फ्लुएंस कर सके सिवाय के बीजेपी। तो वो फोर्स्ड मूव है वो वोटर के पास, उन्हें बीजेपी के पास ही जाना है। गुजराती वोटरों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजराती है, गृह मंत्री अमित शाह गुजराती है, तो वो भी फोर्स मूव है। वहां भी गुजराती कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ सीधे जुड़ती है। साउथ इंडिया की बात करें तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि साउथ के अंदर कांग्रेस का इतना बड़ा वजूद हो कि वो साउथ में इतना बड़ा वेव क्रिएट करे कि मुंबई के साउथ इंडियंस को अपनी तरफ खींच सके, ऐसा भी नहीं है। और जहां तक महाराष्ट्रियन मतदाता है वो विभाजित है, बीजेपी में, एमएनएस में, एनसीपी में, कांग्रेस में और शिवसेना उद्धव ठाकरे में। ऐसे में एडवांटेज अगर मैं कहूंगा तो वो बीजेपी को है। जी, धन्यवाद मयूर। तो बात हो रही है हिंदी की, तो आइए चलते हैं हिंदी भाषी प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज झा लखनऊ से, जो हमें बताएंगे कि वहां क्या चल रहा है। एक कहावत है बड़ी पुरानी और वो यूं है कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो अखिलेश यादव इन दिनों इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। एक दौर था साल 2017 जब अखिलेश यादव पर भी यादवों को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। अब ऐसे ही आरोप लगाकर वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने में जुटे हैं। सिंह भाई यानी थानेदारों की, पुलिस थानेदारों की तैनाती को लेकर उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है यूपी की बीजेपी सरकार पर। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उन्हीं आरोपों को बताया और इस बार बात डीएम और दूसरे अधिकारियों तक भी लेकर चले गए।
पहले बात कर लेते हैं एक छोटी सी कहानी से। वो कहानी यूं है कि अभी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक विधायक ने मिलने का समय मांगा, उनसे मिलने गए और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके के जो पुलिस थानेदार हैं उनको हटा दीजिए। तो उन्होंने क्यों भाई, क्यों हटा दें? तो कहा गया कि अगर ये रहेंगे तो फिर मेरे लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस पर वो जोर से हंसे भी। पर यूपी की राजनीति में एक पुलिस थानेदार को लेकर ये सच भी है कि कई नेताओं को लगता है कि थानेदारों की बड़ी अहमियत है। उस पर हम चलेंगे, लेकिन कोशिश अखिलेश यादव की योगी सरकार को ओबीसी और दलित विरोधी बताकर अपने पीडीए के जो नारे हैं और दावे हैं उसको मजबूत करने की है। बीते 3-4 दिनों से यूपी की राजनीति में इसी पर घमासान मचा हुआ है कि किस जिले में कितने थानेदार किस बिरादरी के हैं। यूपी पुलिस की तरफ से भी लगातार उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बारे में क्या क्या कहा है। 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी आपने सुना कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी बात कही है, उसका जवाब दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कहा अखिलेश यादव ने अब से ठीक थोड़ी देर पहले उसे सुन लेते हैं, फिर इस पर आगे हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी। और अभी तो 2-4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी और सर भी हिल रहा है। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने अभी सुना कि अखिलेश यादव खुली चुनौती दे रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जब हम सवाल उठा रहे हैं तो जवाब डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से नहीं, आप चूंकि सरकार के मुखिया हैं इसीलिए आप जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये मामला चलता रहेगा, यानी यूपी में सिंह भाई को लेकर जो मुद्दा उठाया है अखिलेश यादव, उस पर अभी घमासान थमने वाला नहीं है।
तो आखिर ये जाएगा कहां पर और किस ओर जाएगा? बात करते हैं, हमारे साथ जोड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपने सुना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब वो पूछ रहे हैं सवाल योगी जी से, जवाब आ रहा है डीजीपी से। अखिलेश जी की बातों में बहुत कुतर्क है और ये कुतर्क बहुत हास्यास्पद है। बहुत आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतने बड़े नेता, और आखिरकार जाति पर आकर के किस तरह से टिके हैं। वो सिंह के आधार पर जाति तय करने का काम करेंगे, तो फिर अपने पिता मुलायम सिंह के बारे में क्या कहेंगे? मुलायम सिंह के नाम में भी तो सिंह लिखा हुआ था, उनकी जाति क्या तय करने का काम करेंगे? ये जातियों को लेकर के भ्रम फैलाओ, हिंदुओं को कैसे डिवीजन में करो, उनको बांटो, ये बांटने की काटने की इसी राजनीति का विरोध तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे कि बंटोगे तो कटोगे, तब इनको बहुत बुरा लग रहा था। वास्तविकता में हिंदुओं को जाति में बांटो और कैसे वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक करते रहो, ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उन्होंने कई जिलों के एग्जाम्पल दिए, जितने थाने हैं उसमें पिछड़े कितने हैं, दलित कितने। वो कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, आप उस पे उसका जवाब दीजिए, सिंह भाई पर मत जाइए। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, उनके कही गई बातों में कितना बड़ा झूठ है, एक एक करके पर्दाफाश कर सकते हैं। मसलन उन्होंने जिस तरह से मैनपुरी को लेकर के कहा, जो उनका गृह जनपद है, मैनपुरी को लेकर के कैसे झूठ बोला। मैनपुरी को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाकायदा आंकड़े जारी करके बता दिया कि 31% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, 31%। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैनपुरी में केवल 15 पोस्टिंग है, 15% पोस्टिंग हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं अखिलेश यादव, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री व्यक्ति आकर के मीडिया के सामने बिल्कुल झूठ बोलने का काम करे। आप आंकड़े को देखिए, आप किसी के नाम में सिंह लिखा हुआ है, यूपी की राजनीति को समझिए, जातीय सामाजिक समीकरण को समझिए। वो बात लिखने वाले लोग नहीं होते। वो बात मैं आपकी मानता हूं कि सिंह कुर्मी भी हो सकता है, भूमियार भी हो सकता है, बहुत सारे मैं चाहता था। और मैं मेरे साथ जोड़ रहे हैं आपका मनोज काका है समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपको मिल रही? आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। सुना राकेश त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं आपके लिए? नहीं, राकेश भाई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। राकेश भाई विद्वान साथी हैं और वो उसी प्रपंची और उन्हीं पाखंडियों के एक दरबारी कवि हैं। तो इनको एक मैं कविता सुना देना चाहता हूं, और अगर भाई चाहें तो सुन ले। कविता कुछ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसी के आधार पर मैंने थोड़ा सा लिखा, तो आप सुन लीजिए प्लीज। कि सरकार ठाकुर का, मुख्य सचिव ठाकुर के, डीएम ठाकुर के, थाना ठाकुर के, कप्तान ठाकुर का, धर्म की ठेकेदारी ठाकुर की, और मीडिया ठाकुर का। अपना क्या लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय, चुनाव। तो सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने किसी भी लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, बल्कि उनको मुख्यमंत्री होने पर गरूर है नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मुझे इस जाति वर्ग में पैदा हूं, उस पर जरूर गर्व है। रोमिला थापर ने एक किताब लिखी है कि असहमति की आवाज, उसमें सुनिए काका जी काका सुनिए एक बात। अब थोड़ा सा मैं एक डेटा देता हूं, फिर मैं राकेश त्रिपाठी से आपकी बात करवाऊंगा। बात साल 2014 की है जी। अखिलेश यादव की सरकार थी। बदायूं में पुलिस थाने 22 थे, उसमें 16 में यादव थे। फर्रुखाबाद में 14 पुलिस थाने थे, 7 थानेदार यादव थे। इटावा में 20 में से 9 यादव थानेदार थे। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं तो जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आप इस पर क्या कहेंगे कि आज मुख्य सचिव कौन है, आज बहुत सारे जिलों में डीएम कौन है, आज कप्तान कौन है, उनके खुद के जनपद 28 थाने हैं, उसमें पूछिए कितने यादव, कितने निषाद, कितने कुशवाहा और कितने मुसलमान भाई और कितने दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं। गोरखपुर में, बनारस के थानों की क्या स्थिति है, मैं जिस जनपद में आता हूं वहां क्या स्थिति है। मैंने तो साफ साफ ये बात कहा कि ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है। ये सरकार ठाकुर का, मुख्य सचिव ठाकुर का, डीएम ठाकुर का, कप्तान ठाकुर का, एक मिनट राकेश जी आपका जवाब देंगे। राकेश जी, वो कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी सरकार है वो ठाकुरों की सरकार है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो ठाकुर है, ये सरकार ठाकुरवाद पे चल रही है। चीफ सेक्रेटरी इससे पहले कौन थे? इससे पहले के चीफ सेक्रेटरी तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे। दुर्गा शंकर मिश्रा जी ठाकुर थे क्या? इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी थे।
तो वो ठाकुर थे क्या? ये किन बातों में लाकर के उलझा कर रख दिया? नहीं, ये मनोज काका की जाति क्या है? ये काका लिखने से क्या होता है भाई? हम मनोज काका के तर्कों के आधार पर बात कर सकते हैं ना। राकेश त्रिपाठी को आप त्रिपाठी देख करके बात करेंगे, आप तर्कों पर बात करेंगे। नहीं, ये व्यक्तिगत करके ही तो पूछ रहे हैं। एक एक व्यक्ति की जाति का नाम लेकर करके आप उसके काम में अगर किसी प्रकार की पारदर्शिता है तो उस पर बात करिए कि उसके काम में पारदर्शिता है। योग्यता कोई मापदंड नहीं रहेगा। सच यह है कि आप जाति के दंगों में झोंकना चाहते हैं, जातीय भावनाएं भड़काना चाहते हैं, जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। सच यह है कि आपने पिछड़ों के लिए कभी कुछ किया नहीं। आपने पिछड़ों के नाम जवाब ले लें, मनोज जी का जवाब ले लें। आप जब कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, पिछड़ों के लिए इस देश में सबसे ज्यादा किसने किया है मैं थोड़ा बता दूं। थोड़ा विस्तार करिए, थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर फुर्सत मिले, मध्य प्रदेश में आज 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पिछड़ों को 27% आरक्षण क्यों नहीं है? ये कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश में 35 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि सिर्फ ठाकुरों के वोट से होंगे मुख्यमंत्री? सारे जाति वर्ग के लोग क्यों नहीं कुलपति हैं, क्यों नहीं प्रोफेसर है? बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती होती है तो सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग होते हैं। ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में आज जितने एमएलसी हैं मनोज जी समय की कमी है और अब थोड़ा देर से भी जुड़े, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक कोशिश ये की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि किसी तरीके से जातिवाद के आरोप में योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए। और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हुए उन्होंने एक आक्रामक हिंदुत्व की लाइन पकड़ रखी है ताकि हम उनके पिच पर ही ना जाएं। ये हरि अनंत कथा जैसी कहानी होती जा रही है और इस पर हमारी नजर होगी। अब चलते हैं आगे की खबरों के लिए प्रभाकर के पास पटना। धन्यवाद पंकज। और हम बात कर रहे हैं बिहार में विकास योजनाओं की जो झड़ी सी लग गई है उसकी। हम बात कर रहे हैं भाजपा के सभी बड़े नामों के लगातार हो रहे बिहार दौरे की, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने से लगातार 2-3 महीने से लगातार अलग अलग जगहों पे भाजपा के सभी बड़े चेहरे लगातार घूम रहे हैं। और जहाँ तक आप विकास योजनाओं की बात करें, चाहे बात करें आप सड़कों की, चाहे बात करें आप रेलवे परियोजनाओं की या और भी अलग अलग परियोजनाओं की, तो बिहार पे लगता है कि केंद्र सरकार ने तिजोरी खोल दिया है, खजाना खोल दिया है। अभी 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में हैं और वहाँ पे भी वो न केवल कुछ ट्रेन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, वंदे भारत दे रहे हैं पटना को एक और, बल्कि पंचायती राज के कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को वो पुरस्कार भी बांट रहे हैं। तो इसी पूरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका सीधा जुड़ाव बिहार चुनाव से है और अगर है तो क्या इसका असर वोट पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आने से पहले जो केंद्र की सरकार है वो जनता को लुभाने के लिए अपने खजाने को खोल देती है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, वह वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति पर इनकी खासी पैनी नज़र रहती है। रवि जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ये सिलसिला सा हो गया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चाहे आप बात करें शिवराज सिंह चौहान की, अनुराग ठाकुर की, जितने भी बड़े नाम हैं केंद्र के, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने मंत्रालय से संबंधित अलग अलग परियोजनाओं को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। आपको लगता है कि अंतिम समय में किए गए ये जो कदम है इससे वोटर अफेक्टेड होते हैं, वोटर प्रभावित होते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अंतिम समय कहने का मतलब चुनावी काल है अभी बिहार में। इस बार चुनाव होगा 2024 का आम विधानसभा का। तो ऐसे में जो इस क्षण में, इस अवधि में जो भी आप काम करेंगे वह डायरेक्ट जनता के बीच मैसेज डिलीवर्ड करता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस तरीके से 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, मधुबनी में हो रहा है और आप देख रहे हैं बिहार एक्शन का वो प्रोग्राम है, पंचायती राज विभाग की ओर से किया जा रहा है और वो उसमें बिहार जो है सो उत्तर भारत में तीसरा जो राज्य है जिसको तीसरे स्थान पर मिला है। उस केरला है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और तीसरे श्रेणी पर बिहार में। तो बिहार को पंचायती राज व्यवस्था जो मजबूत है उस पर जो काम किया जा रहा है वो, और पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है कि जो आम आवाम को आप निचले पैदान पर आप देखिए वह आपको दिखाई पड़ता है काम का, वो काम बोलता है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो तीसरे स्थान पर बट ये रवि जी, बट ये सवाल ये है और विपक्ष जो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव के समय में, अंतिम समय में ये क्यों किया जाता है? क्या ये इंतजार करते हैं कि चुनाव आए और उसके बाद इन परियोजनाओं को लागू किया जाए यहाँ पे?
नहीं देखिए, परियोजना छोटा जवाब आपसे चाहिए होगा। नहीं देखिए, वो परियोजना को लागू करने की बात नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो निश्चित कई सारे आपको उपहार मिलेंगे बिहार को। अब जैसे अगर समय की कमी है, हम आपके पास जरूर लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त की कमी की वजह से हमें कहा जा रहा है कि शो को अभी वाइंड अप करना है। 2 दूनी 4 में फिलहाल इतना ही। हर रोज 2 बजे आप देखेंगे 2 दूनी 4 मुंबई, पटना, लखनऊ और दिल्ली से 4 खबरें हमारे 4 सहयोगियों के साथ। अभी छोटा सा ब्रेक फॉर मुल्क में आप इसका साथ दीजिए और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका अलग माने निकलते हैं। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मुहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो उन्होंने बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया। तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को एक तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह उनको हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब देखिए एक बार फिर से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को काला कानून बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली में मुस्लिम संगठनों का ये प्रदर्शन चल रहा है। लगातार वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान ओवैसी ने हैदराबाद में जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश भर में हम इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बेशक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन
तमाम मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करते रहेंगे। देश के अलग अलग कोनों में ये प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा, हम यहाँ पर वक्फ कानून के खिलाफ जुटे हैं। वक्फ को बचाने की कोशिश में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वक्फ पर देश के मुसलमान एक हैं, ये भी कहा अज़दुद्दीन ओवैसी ने। मुस्लिम संगठनों का बड़ा प्रदर्शन आज चल रहा है। इस दौरान अज़दुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि ये नया कानून हम किसी हाल में लागू नहीं होने देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे।